प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्यविद KPS पर आप सभी का स्वागत है। आइए भागनो आरंभ करते हैं कृष्णपाल के स्वर में। नए सैनिकों का प्रबंध करके रानी किले में लौट आई। जवाहर सिंह शहर के इंतजाम में उलझ गया। रानी ने जरा सा अवकाश मिलने पर मोतीबाई से बहरामुद्दीन वाली बात कही। मोतीबाई बोली, पीर अली बेईमानी कर सकता है, साथ में दीवान दुल्हाजू गए होंगे, आप उनसे रुष्ट हुई थी। रानी ने कहा, जब तक जांच नहीं होती इन दोनों पर नज़र रखनी चाहिए, परंतु सहसा ऐसा कोई काम न करना जिसके पीछे पछताना पड़े। पीर अली ने पहले अच्छे कार्य किए हैं और दीवान दुल्हाजू ने ओरछा फाटक की अच्छी संभाल की है। इस समय हाथ में कोई बढ़िया गोलंदाज दुल्हाजू की जगह भेजने के लिए नहीं है। मेरे मन में आता है, मोतीबाई बोली, सुंदर को दीवान साहब के साथ दिन के काम के लिए कर दीजिए, रात के काम के लिए किसी और को भेज दिया जाएगा। रानी ने स्वीकार किया। सुंदर रात की जागी थी, सोने के लिए तैयार हुई थी कि उसको यह योजना बताई गई। सुंदर की नींद भाग गई। वह नहा धोकर थोड़ा सा खा पीकर ओरछा फाटक पर पहुंच गई। उस दिन भी घनघोर युद्ध हुआ, दोनों तरफ विकट नरसंहार। केवल दो बातें विशेष हुई। ओरछा फाटक की वह तोप जो दुल्हाजू के हाथ में थी अच्छी नहीं चली, और एक गोला महल के सामने जहाँ बारूद बन रही थी गिरा, फटा और बारूद जलकर धड़ाके के साथ 25-30 स्त्री पुरुषों को अपने साथ हवा में ले उड़ी। उनके अंगों का भी पता न चला कि कहाँ गए। बारूद में आग लग जाने के कारण किले में खलबली मच गई। भीषण नरसंहार तथा नगर के मकानों में भयानक विध्वंस के कारण लोगों में निराशा फैलने लगी। किले की दीवारों में जगह जगह छेद हो गए। संध्या के उपरांत रानी शहर में गई, दीवारों का निरीक्षण किया, मरम्मत कराई। उस समय जबकि अन्य रातों की अपेक्षा इस रात अधिक गोलाबारी हो रही थी और इतनी शीघ्रता के साथ मानो कोई कल काम कर रही हो, रानी रात को देर से लौटी। सीधी महादेव के मंदिर में गई। ध्यान के उपरांत बारादरी में थोड़ी देर के लिए जा लेटी। एक झपकी आई और उन्होंने स्वप्न देखा। एक गौर वर्ण युवती, सुंदर आकृति वाली, बड़े बड़े काले नेत्र, लाल रंग की साड़ी की आंचल बांधे हुए, आभूषणों से लदी हुई, वह स्त्री किले की बुर्ज पर खड़ी हुई अंग्रेजों के लाल लाल गोलों को अपने कोमल हाथों से झेल रही है। कह रही है, लक्ष्मीबाई देख, इन गोलों को झेलते झेलते मेरे हाथ काले हो गए हैं। चिंता मत कर, स्वराज की देवी अमर है। रानी की आंख खुली। भयंकर गोलाबारी हो रही थी और होती रही, पर उन्हें कोई चिंता न थकान। झटपट जीने से उतरी और स्वप्न का संवाद सेनापति और मुख्य दलपतियों को सुनाया। सवेरा होते होते यह संवाद सर्वत्र किले में, नगर में फैल गया। तमाम स्त्री पुरुषों की नसों में बिजली सी कौंध गई। डटकर युद्ध होने लगा, पहले दिन से भी अधिक घोर। उस दिन पीर अली और बहरामुद्दीन वाले मामले की जांच पड़ताल ना हो सकी, परंतु संध्या समय रानी को मालूम हो गया कि दुल्हाजू ने अनमने होकर काम किया है। तात्या टोके चरखारी को जीतकर कालपी वापस लौटा। उसकी सेना में ग्वालियर का वह यूथ भी था जिसने कानपुर में जनरल विंडम को पराजित करने में हाथ बटाया था। सिपाही विजय उत्सव मना रहे थे और तात्या कालपी के विशाल शस्त्रागार का निरीक्षण कर रहा था। भांति भांति के गोले ढाले जा रहे थे, बंदूकें बनाई जा रही थी और बांधी जा रही थी। 2000 मन बारूद के होते हुए भी और बारूद तेजी के साथ तैयार की जा रही थी। अन्य प्रकार के शस्त्र और उनके अंगोपांग बनाए और खराद मशीनों पर संभाले जा रहे थे। बहुत सी मशीनें नई और विलायती थीं। उसी समय जूही और काशीबाई पहुंची। झांसी का समाचार दिया। तात्या एक बड़ा सैन्य खंड लेकर झांसी की सहायता के लिए आया, परंतु वह झांसी के निकट नहीं पहुंच पाया। थोड़ी दूर पर रोज से मुठभेड़ हो गई। काशीबाई इस युद्ध में मारी गई। तात्या अपनी बची बचाई सेना और सामग्री को लेकर कालपी लौट गया। जूही उनके साथ आई। रानी को तात्या के लौट जाने का हाल दूरबीनों से मालूम हो गया था, परंतु वह विचलित नहीं हुई। किले में रानी का वही क्रम जारी रहा। एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर पहुंचना, निरीक्षण करना, उत्साह प्रदान करना। एक स्थल पर जवाहर सिंह से भेंट हो गई। रानी ने पूछा, उस मामले की जांच पड़ताल की? जवाहर सिंह ने उत्तर दिया, जी हाँ सरकार। पीर अली झूठी कसम खाता है। वह कहता है कि दीवान दुल्हाजू को रक्षा के लिए साथ ले गया था। रात में जो जासूसी उसने की उससे और कुछ पता तो नहीं लगा, लेकिन रोज ने अपनी योजना केवल अपने मातहत जनरलों को बताई थी। परंतु ये अवश्य मालूम हो गया है कि अंग्रेजों को अभी तक 2 लाख रुपए की बारूद ही खर्च करनी पड़ी है।
उनके पास बारूद की कमी हो गई है और गोले भी बहुत नहीं हैं, शायद कलकत्ते से कुमुक मंगवाई गई है। रानी ने कहा, मुझको भासता है अंग्रेज लोग कल विराट युद्ध करेंगे। तात्या का जो सामान उन लोगों के हाथ पड़ा होगा उससे उनको बहुत सहायता मिलेगी। न जाने बेचारी काशी और जूही कहाँ होंगी। जवाहर सिंह उत्तर ही क्या दे सकता था। रानी ने एक क्षण सोचकर कहा, दीवान दुल्हाजू मिले? उनसे पूछा? नहीं मिले, जवाहर सिंह ने उत्तर दिया। कुमुक बदल गई है, सुंदरबाई और छा फाटक पर हैं, दीवान साहब कहीं चले गए हैं। बैरामुद्दीन? रानी ने प्रश्न किया। जवाहर सिंह ने जवाब दिया, सागर खिड़की पर था, मैंने उसको सावधान रहने के लिए झिड़क दिया है। इसी समय किले वाले महल पर जोर का धड़ाका हुआ। रानी किले की तरफ चली, जवाहर सिंह भी। रानी ने निवारण किया, आप शहर के मोर्चे को एक बार फिर देखकर थोड़ा विश्राम कर लो, मैं देखती हूँ यह क्या है। रानी ने किले में जाकर देखा, गोला महल पर पड़ा था। महल के 2 खंड नष्ट हो गए। पानी भरने वाले ब्राह्मण और मंदिरों के पुजारी महल के बीचों बीच नीचे वाले खंड में छिपे हुए थे। रानी ने उनको दिलासा दी, खुद महल के पास टहलने लगी। 2 बज गए। गुलाम गोश खां पश्चिमी तोपखाने पर अन्य तोपचियों के साथ था। लालता मारा जा चुका था। दक्षिणी तोपखाने पर मोतीबाई, पूर्वी पर भाऊबख्शी और केंद्रीय पर मुंदर। इन लोगों को महल का हाल बताया। उन्होंने निशाने साधे। अनुभव से दुश्मन के ठीक स्थलों की सही जानकारी हो गई थी। गोलाबारी से अंग्रेजी तोपखाने बंद हो गए। महल में छिपे हुए ब्राह्मण इत्यादि पसीने से तरबतर निकल आए और सुखपूर्वक सो गए। सवेरे एक चिट्ठी बैरामुद्दीन ने रानी के हाथ में दी। वह उसका इस्तीफा था। उसमें लिखा था, मेरा विश्वास नहीं किया, मुझको उल्टा डांटा फटकारा गया, मेरा मन काम में नहीं लगता, मैं नौकरी छोड़ता हूँ। हथियार पीर अली को दे दिए गए हैं। पीर अली और दुलाजू से होशियार रहिएगा। रानी को क्रोध आने को हुआ, परंतु उन्होंने संयम कर लिया। बोली, ऐन समय पर तुम जैसे लोग ही काम छोड़ते हैं, जाओ हटो। और चिट्ठी उन्होंने अपने अंगरखे की जेब में रख ली। दूसरे दिन जैसा युद्ध हुआ उससे रोज की सेना के छक्के छूट गए। बहुत उपाय करने पर भी रोज उस दिन 1 अंगुल बराबर भी ऐसा सफलता प्राप्त नहीं कर सका। नित्य वही कहानी। दीवारों में छेद हुए, बुर्जों की मुंडेर जगह जगह टूटी, शहर में मकान ध्वस्त हुए, आगें लगी, कुछ लोग मरे। दीवारों और बुर्जों की मरम्मत तुरंत कर ली गई, आग बुझा ली गई। लोगों के मरने से जीवितों में और अधिक हिंसा जागी, दृढ़ता बढ़ी। रात को भी वही क्रम। युद्ध की भयंकरता ने स्थिरता पकड़ ली। वह झांसी वाले के जीवन में एक नित्य की बात हो गई। रानी ओरछा फाटक पर पहुंची। दुलाजू अभी ठिये से न हटा था। मुंदर भी मौजूद थी। रानी ने यकायक पूछा, दुलाजू, तुम पीर अली के साथ अंग्रेज छावनी में कभी गए थे? अंग्रेज छावनी में? मैं? रूंधे गले से दुलाजू ने जवाब दिया। मैं? सरकार, कब? रानी, कभी सही, गए या नहीं? दुलाजू, मैं तो कभी नहीं गया। रानी, नहीं गए? दुलाजू, नहीं सरकार। रानी, पीर अली कहता है कि तुम उनके साथ गए थे। दुलाजू, वह झूठ बोलता है सरकार। रानी, संभव है। और वह लाल झंडा क्या है? दुलाजू, लाल झंडा? लाल कैसा? झंडा क्या सरकार? रानी, घबराओ मत, मैं लाल झंडे की सब बात जानती हूँ। दुलाजू, मैं थक गया हूँ सरकार, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाल झंडा, पीर अली बड़ा बेईमान और झूठा है। सुंदर, आज इनसे तोप ठीक नहीं चली। दुलाजू, ये मुझसे व्यर्थ रुष्ट हैं, इनको बराबर प्रसन्न रखने का प्रयत्न करता हूँ। रानी, कोई बात नहीं, कल ठीक ठीक काम करना। सुंदर साथ है, यह सहायता करेगी। रानी को बैरामुद्दीन याद आ गया। वह और अधिक इस्तीफे नहीं चाहती थी। सुंदर बोली, इनको किले में रख लीजिए, मैं आज रात और कल दिन भर तोपखाना संभाले रखूँगी। रानी ने कहा, आज रात आराम के साथ काम कर लो, कल दिन में अवकाश नहीं मिलेगा। कल रात इस मोर्चे का ऐसा प्रबंध करूँगी जिससे तुम दोनों को काफ़ी विश्राम मिल जाए। रानी सागर खिड़की पर पहुंची। उस समय पीर अली कार्यभार अपने स्थापन को सौंप रहा था। उनको देखते ही हड़बड़ा गया। रानी ने कहा, दुल्हाजू कहते हैं कि कल तुम्हारे साथ कहीं बाहर नहीं गए, तुमने दीवान जवाहर सिंह से कहा कि तुम्हारे साथ गए थे। पीर अली हिम्मत बांधकर बोला, वे मेरे साथ जरूर गए थे सरकार, डर के मारे उन्होंने सच्ची बात नहीं कही, व्यर्थ झूठ बोले, मैं उनके मुंह पर कह सकता हूँ, दिशा मैदान के बाद हाजिर हो जाऊँगा। रानी ने कहा, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ी देर में किले में आ जाओ।
बहुत अच्छा हुजूर। पीर अली ने मुक्ति की सांस लेकर कहा। रानी पूर्वी और उत्तरी फाटकों पर होती हुई उन्नाव फाटक पर आई। यहाँ पूरन कोरी अन्य कोरियों के साथ तोप पर था। कोरियों को शाबाशी दी। पूरन ने पूछा, झलकारी कहाँ है? अच्छी तरह तो है? सरकार पूरन ने कहा, घर ही है, अब ही बुलाऊत। दिन भर इतने काम करत रही, अब ही थोड़ी देर भई जब गई। नहीं बुलाओ मत, रानी बोली, वैसे ही पूछा था। वे आगे बढ़ गई। सब फाटकों से घूमते हुए हलवाईपुरे में आई। बाजार का चौधरी मिला, लखपतियों में से था। सवेरे इतने पानी से हाथ मुंह धोया करता था कि पानी 100 गज तक बह जाता था। रानी ने मुस्कुरा कर कहा, अब भी उतने ही पानी से हाथ धोते हो? सरकार, चौधरी ने उत्तर दिया, आजकल सब व्यापार बंद है। मुंह हाथ धोते धोते इतने व्यापारियों से बात करनी पड़ती थी कि पानी बहने का ध्यान ही न रहता था। रानी ने कहा, अब व्यापार के साथ पानी बहाना भी बंद है? उस महाकठिन परिस्थिति में भी रानी की इस बात पर बाजार वाले हंसते हंसते रहे और विपत्ति में धैर्य तथा साहस पाते रहे। जो मिला उससे कोई न कोई मीठी बात कहकर ढाढ़स बंधाती हुई रानी किले पर लौट आई। गोलाबारी का क्रम जारी था। रात समाप्त हुई। रानी ने सवेरा होते ही सिपाहियों और उनके सरदारों में समाचार भेजा, आज मैं स्वयं अपने लोगों के लिए कलेवा तैयार करूंगी, खूब खाओ और डटकर लड़ो। सुनते ही थके मांदे और अर्धमृत सिपाहियों तक की छातियां फूल उठीं। ब्राह्मणों ने आटा गूंथा। रानी ने उसमें हाथ लगाया। ब्राह्मणों ने ही पूड़ियाँ सेकी। रानी ने उसमें भी सहयोग दिया। किले के भीतर वाले सरदारों को उन्होंने अपने हाथ से उनके ठियों पर जा जाकर कलेवा वितरित किया। हर्ष और अभिमान के मारे वे सब के सब उन्मत्त हो गए। रानी की छुई हुई पूड़ी तक के एक एक टुकड़े को पगड़ी के अंगरखे के छोर में कस के बांध लिया और कसकर बांधे प्राणों की गांठ के में प्रण। रानी को पीर अली का स्मरण आया। भूलती तो वो कभी कुछ न थी ही। बुलवाया। मालूम हुआ कि दिशा मैदान के लिए जाने के बाद फिर नहीं दिखाई पड़ा। यह भी पता लगा कि दिशा निस्तार के लिए मुहरी के रास्ते से गया था। रानी एक क्षण के लिए असमंजस में पड़ी। उनको विश्वास हो गया कि पीर अली झूठ बोलता था और कदाचित दुल्हाजू सच, परंतु बहरामुद्दीन ने लिख कर दिया था, पीर अली और दुल्हाजू से होशियार रहिएगा। किसी निश्चय पर पहुंच चुकी थी कि चारों दिशाओं से अंग्रेजों ने गोलाबारी शुरू कर दी। भाग 9 यहीं समाप्त होता है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा।